अब वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सिस्टम लगाए हुए, वो कहीं से अटैक करता है, वहां से निकल जाते हैं, उधर से अटैक करता है, अलग अलग जगह से मिसाइल और ड्रोन वो लॉन्च करते हैं ट्रकों के जरिए से। तो आप उनके लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, जितनी देर में वो लॉन्च करते हैं आप पहुंचते हैं वो निकल जाते हैं। तो ईरान का रकबा इतना बड़ा है कि आइडेंटिफाई करना जगह का और वहां पहुंचना ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुश्किल काम है। फिर आबनाए हरमज की जो बंदिश की है ईरान ने, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात बन गई है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और समंदर का एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे। बल्कि जिन जहाज़ों की बात डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना करते थे कि वो जहाज़ आ रहे हैं, वो जहाज़ वापस चले गए पीछे कि तबाही ना हो जाए। और आबनाए हरमज जिसको खुलवाना था वो खुलवा ही नहीं पा रहे। ईरान कहता है आकर दिखाओ। वो जो वहाँ पे आता है उनका जो अमेरिकन रिलेटेड कोई चीज़ आती है उसको वो आग लगा देते हैं, उस पर मिसाइल मारते हैं, ड्रोन मारते हैं। तो ईरान ने जो है वो जो चैलेंज किया कि आबनाए हरमज को खुलवाओ, वो खुलवा नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है खलीजी ममालिक के लिए। और खलीजी ममालिक इस आबनाए हरमज को खुलवाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि जनाब इसको खुलवाएं, आपने लड़ाई की है तो ये बंद हो गई है। तो ये बड़ी सुबकी और शर्मिंदगी की बात है अमेरिका की कि वो अब तक इसको नहीं खुलवा पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना धमकियां लगाता है लेकिन खुलवा नहीं पा रहा। माजी में ईरान के ड्रोन्स को या मिसाइलों को जो आग का दरिया अबूर करके जाना पड़ता था इसराइल तक, अब सूरत हाल वैसी नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डैमेज किया है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं कर पाए लेकिन काफ़ी डैमेज किया है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को जो मशरिक़ वस्ता में लगाया गया था अमेरिका की जानिब से और इसराइल के पास भी था। तो अब जो है वो ईरान के लिए मुश्किलात उतनी नहीं है। अब वो अपने महंगे और वज़नी हथियार इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। तादाद कम है लेकिन ये हथियार ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो अरब ममालिक पे है। अरब ममालिक पे अमेरिका, इसराइल लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़ाई का हिस्सा बन जाएं। लेकिन अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। देखिए, इस जंग में उतरने से उनको ज़्यादा नुकसान होगा। अरब जब इस जंग में उतरेंगे तो दिफाई निज़ाम तो तकरीबन ख़राब हो चुके हैं और वो इतना फंक्शनल नहीं है। तो ईरान फिर अरबों के साथ जब लड़ाई में उतरेगा तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। इसमें जो जितना कीमती है उसका उतना नुकसान होगा। यानी अरब ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने बड़ी शानदार चीज़ें बनाई हुई हैं। ईरान जो है वो उतना तरक्की याफ्ता नहीं है, उतनी शानदार चीज़ें नहीं बनाई हुई। फिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया एक दिफाई नुक्ता नज़र से, क्योंकि वो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ लड़ाई में है, सर जंग में है। जबकि अरब ममालिक ने अपने आप को डेवलप किया था सिर्फ तरक्याती नुक्ता नज़र से, तो उनका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। ये आपस में लड़ेंगे तो मगरबी ममालिक इन्हें महंगे हथियार बेचेंगे, उनका तो मुनाफा होगा ना, लेकिन नुकसान किसका होगा? मिडल ईस्ट का, ईरान का। और दूसरा, ये जो अरब ममालिक हैं ये ईरान की मजबूरी भी समझते हैं और ख़ुद भी कुछ हद तक ये मजबूर है। अमरीकी हैरान है कि ये अभी तक जंग में उतरे क्यों नहीं है। उनका अंदाज़ा गलत साबित हो गया। देखिए, एक शिया सुन्नी डिवाइड तो है अरब ममालिक में और ईरान के अंदर। तो अमेरिका इससे फ़ायदा भी उठाना चाहता था, इसराइल भी इससे फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ये कमज़ोर पड़ गई, बल्कि ख़त्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। यानी अभी कोई शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। अगर ईरान किसी जगह पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाता है तो अरब ममालिक में लोग खुश होते हैं। अरब शहरी भी बाद वीडियोज ऐसी हैं कि वो खुश होते हैं। तो ये बात भी अमेरिका के लिए हैरान कुन है और अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल से भी उनको बचना है। ईरान कहता है जी हम तो सिर्फ वहाँ मारते हैं जहाँ से हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। हम अमरीकी असासों को निशाना बनाते हैं अरब ममालिक में और इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम अरब भाइयों को कुछ भी नहीं कहते, वो बार बार भाई कह के मुखातिब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस दबाव को जो लगातार अरब मुल्कों के ऊपर आ रहा है उसको टैकल भी करना है। तो दबाव को टैकल करने के लिए रोज़ाना एक आधा अरब मुल्क एक वार्निंग जारी कर देता है। पहले सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की थी, अब कतर ने वार्निंग जारी कर दी है और उन्होंने कहा जी कतर मुज़ाकरात पर यकीन रखता है मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान लगातार अटैक कर रहा है। जो अमरीकी एसेट्स हैं इस खित्ते के अंदर या अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है और अमेरिकन को वापस जाना पड़ा। ये एक शिकस्त है। ये शिकस्त नहीं है तो और क्या है? अमेरिकन खुद इसको मान रहे हैं। एक और चीज़ नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस पर ज़रा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने फौजियों से कहा, और बड़ी खुशी खुशी बता रहा था, लोग हंस रहे थे कि ये जहाज़ काबू करने चाहिए था, हमने 46 जहाज़ डुबो दिए ईरान के। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, पता नहीं दावा ठीक है या नहीं। वो तो पाकिस्तानी तैयारे भी 6 से बढ़ा के 11 तक ले गया था। जो हमने इंडिया के गिराए थे वो 6 से 11 तक ले जा सकता है। जो पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए तो अपने कहाँ तक ले जाएगा इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गेम उठाई हुई थी, लोग हंस रहे थे कि 46 हमने उनके जहाज़ डुबो दिए। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जहाज़ क्या इतने ख़राब थे? उन्होंने कहा नहीं, बड़े अच्छे जहाज़ थे। तो मैंने कहा कि हमें उन्हें काबू करना चाहिए था, हमारे काम आते, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए था जहाज़ों को, हमें उन्हें अपने काबू में लेना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, डुबोने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा आता है डुबोने में। आप अंदाज़ा करें। और इसके ऊपर वो हंस रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहा था कि जहाज़ डुबोने में मज़ा आता है।
ऐसे आदमी को शहबाज शरीफ अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है, जो जंग का मजा ले रहा है, उधर बच्चे शहीद हो रहे हैं। और ईरान को इस बात की एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि मुसलमान ममालिक की अक्सरियत ने 168 बच्चियों की, मासूम बच्चियां थी 7 साल से लेकर 12 साल तक, उनकी शहादत पे अमेरिका की मजम्मत नहीं, अब तक इतनी अपना। लेकिन एक जाली हुकूमत ऐसी खारजा पॉलिसी बनाए जिसके बारे में पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी इसके ऊपर बात तो करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर टका के तनकीद हो रही है। अमेरिका में कितने बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं या फौजदारी मुकदमात किए हैं। वो जंग लड़ रहा है, उन्होंने क्या किया वहां पे? कुछ भी नहीं किया। इसी तरह यूरोप के अंदर भी बात होती है, हर तरफ बात होती है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो आइन तो लोगों को बात करने की इजाजत देता है। लोग ये क्यों ना कहें कि आपने 168 बच्चियों की शहादत के ऊपर अमेरिका की मजम्मत ही नहीं की। अमेरिका के अंदर अमेरिका की मजम्मत हो रही है, लेकिन हमारा अर्दली वजीर आजम जो है वो मजम्मत नहीं कर रहा। वो अमेरिका का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। हुकूमत शर्मिंदा है, हुकूमत की वहाँ पॉलिसी कोई नहीं है। हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। कुछ अकाउंट्स जो है वो नफरत फैला रहे हैं और इनको रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर हुकूमत के भी कुछ लोग शामिल हैं जो जानबूझकर एक तासुर क्रिएट कर रहे हैं और खित्ते की जो लड़ाई है उसको पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से ड्रैग करके ला रहे हैं। ये डाइवर्जन लगाने के चक्रों में रहते हैं। पेट्रोल आलमी मंडियों में सस्ता हो गया, तुम भी सस्ता कर दो भाई। और ये सस्ता रहना कोई नहीं है, ये फिर महंगा हो जाएगा दोबारा। अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो, ये कंट्रोल होनी चाहिए सिचुएशन, अगर ये कंट्रोल ना हुई तो यही पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाए जरा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, हम उसके ऊपर भी बात कर लें। इमरान खान साहब का केस जो है वो अभी चलेगा, एक परसों के लिए लगा हुआ है, कल के लिए लगा हुआ है। इमरान खान साहब को मुमकिन है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन किन शराइत और पाबंदियों के साथ किया जाता है इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की भी तहरीक चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद से कहकर गए थे टेढ़ी उंगली से हम घी निकालेंगे और इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे। लगभग 20-22 दिन उस बात को भी गुजर गए हैं, तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। मुझे ये पता है कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप के साथी जंग से निकलने का मशवरा देना शुरू हो गए और लगातार उसको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि इस जंग से निकल जाओ, कोई हल निकालो इस जंग का, इसके अंदर हम फंस गए हैं। और बहुत सारे अमेरिकन भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं दुनिया भर में वो ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के मुशीरों का ईरान जंग के हल तलाश करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग से निकलने का कोई मनसूबा बनाए और इसमें से निकल जाएं आप। ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनको ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी को इसका नुकसान होगा। ये जो आपने फौजी ऑपरेशन किया है, इसको कामयाब मिशन के तौर पर पेश करें, रोला डाले कि हम कामयाब हो गए और निकल जाएं वहाँ से। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके साथियों ने इस तरह के मशवरे दिए हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ ये एक स्कॉट रिटर, ये नाजरीन अक़वाम मुत्तहिदा में हथियारों के साबिक इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने ये बात की है कि अमेरिका चाहता है कि वो अब इस जंग से निकल जाए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये जंग हार गया है और ईरान ये जंग जीत गया है। देखिए सादी सी बात है ना, अमेरिका ने सारी बेसिस खाली कर दी हैं। इस वक्त कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, इन मुल्कों में अमेरिकन फौजी जो हैं वो वहाँ से निकाल दिए गए, उनका इनखला हो गया। अमेरिकी शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकल कर दूर चले गए हैं। अमेरिका अपने बहरी बेड़े और अपना सामान उठाकर यहाँ से ले गया है। जो उनके दिफाई निज़ाम यहाँ पे लगे हुए थे, एयर डिफेंस सिस्टम, उनमें बेशतर जो है वो नाकारा हो गए या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अभी कोरिया से अमेरिका ने, जनूबी कोरिया में अमेरिका का सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम भी अमेरिका ने इस खित्ते में मंगवा लिया कि यहाँ पे लाकर लगाया जाए ताकि यहाँ के डिफेंस को दोबारा तगड़ा किया जाए। अमेरिकन और इसराइली लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका दिफाई निज़ाम है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक सकता है, उसको दोबारा से इंटैक्ट किया जाए। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब फंक्शनल नहीं रहा। ईरान ने ना लड़ाई के पहले 10 दिनों में जो अचीव किया वो ये है कि उन्होंने जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस खित्ते में लगाया गया एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का जाल था उसको तोड़ा है और उसमें ऐसी जगह बना ली है जहाँ से अब वो अटैक कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी अब इंफॉर्मेशन है और ये चाइना और रशिया की मदद से उसको हासिल हुई है। सैटेलाइट के ज़रिए से, इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, इंटेलिजेंस के ज़रिए से ईरान वो कुछ जानता है जो उसके लिए ज़रूरी है और उसने बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ भांप ली हैं अमेरिका की और इसराइल की जिनका वो फ़ायदा उठा सकता है 10 दिन में। इन्होंने बहुत सारे ड्रोन ऐसे भेजे हैं जिनको डिकॉयज आप कह सकते हैं, यानी ये डमी है, ऐसे भेजे हैं मिसाइल ड्रोन जिनको अटैक किया गया इंटरसेप्टर्स की जानिब से और इनके ऊपर अरबों रुपया लगा दिया गया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि ईरान ने अपने बेहतरीन हथियार बचा कर रखे और अब जब वो मिसाइल मारता है तो बहुत बड़ी तबाही होती है।
अब तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान मिसाइल मारता है और जो बंकर्स हैं इसराइल के, उनके नीचे भी नुकसान होता है। कुछ इंडियन सहाफ़ी कह रहे हैं कि बंकर्स के अंदर लाशें भी पड़ी हुई हैं इसराइलियों की, जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अब ये अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। अमेरिका में तज्जियाकार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से हार गया है, इसके अड्डे तबाह हो गए हैं, उसके अपने लोग इस खित्ते से निकल रहे हैं, बहरी जहाज़ों को पीछे ले जाना पड़ा है। ये हार नहीं है तो और क्या है? ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करने का मंसूबा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाए, खास तौर पे जो तवानाई का है। तो अगर ये करेंगे तो ये तो फिर खलीजी ममालिक पे भी यही करेगा ईरान। देखिए, अगर आप ईरान से उसके तेल के कुएं जला देंगे, उसकी रिफाइनरीज जो है उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, और ये सब अगर आप ईरान में करेंगे तो ईरान उसका बदला कहीं तो लेगा कि अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो किसी का भी कुछ नहीं बचेगा। तो इससे फिर दुनिया कई सालों तक बाहर नहीं आ सकेगी। बहुत सीरियस इशू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत बड़ी हद तक इन्हिसार है। अब ये एक बहुत बड़ा जुआ है कि इसराइल और अमेरिका खेलते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अभी भी जारी है, ईरान उनको सीरियस ले नहीं रहा, वो वापस जवाब देता है उनको, जबकि नेतन्याहू गायब है। आज तीसरा दिन शुरू हो गया, नेतन्याहू की कोई फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना मैंने उसका कोई स्टेटमेंट सुना है, बल्कि अमेरिका से कुछ बड़े अहम लोगों ने नेतन्याहू के साथ और एक इसराइली लोगों के साथ बड़ी अहम मीटिंग्स रखी हुई थी। ये लोग ट्रेवल करने वाले थे और इनका ट्रेवल भी मनसूख हो गया। तो अभी तक नेतन्याहू के हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस या खबर नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया है, जख्मी है, छुपा हुआ है या किसी और मुश्किल में है। लेकिन ये ज़रूर सबको पता है कि नेतन्याहू 3 दिन से मंजर से थोड़ा हटा हुआ है। मंजर पे वापस कब आएगा इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ईरानी इकदाम मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ जो उन्होंने गुज़िश्ता 24-48 घंटों में किए। एक तो ईरान ना बहुत बड़े रकबे से मिसाइल दागता है। ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, यूरोप के कई ममालिक मिला दें तो इतना बड़ा ईरान बनता है। अब वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सिस्टम लगाए हुए, वो कहीं से अटैक करता है, वहां से निकल जाते हैं, उधर से अटैक करता है, अलग अलग जगह से मिसाइल और ड्रोन वो लॉन्च करते हैं ट्रकों के जरिए से। तो आप उनके लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, जितनी देर में वो लॉन्च करते हैं आप पहुंचते हैं वो निकल जाते हैं। तो ईरान का रकबा इतना बड़ा है कि आइडेंटिफाई करना जगह का और वहां पहुंचना ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुश्किल काम है। फिर आबनाए हरमज की जो बंदिश की है ईरान ने, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात बन गई है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और समंदर का एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे। बल्कि जिन जहाज़ों की बात डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना करते थे कि वो जहाज़ आ रहे हैं, वो जहाज़ वापस चले गए पीछे कि तबाही ना हो जाए, और आबनाए हरमज जिसको खुलवाना था वो खुलवा ही नहीं पा रहे। ईरान कहता है आकर दिखाओ, वो जो वहाँ पे आता है उनका जो अमेरिकन रिलेटेड कोई चीज़ आती है उसको वो आग लगा देते हैं, उस पर मिसाइल मारते हैं, ड्रोन मारते हैं। तो ईरान ने जो है वो जो चैलेंज किया कि आबनाए हरमज को खुलवाओ, वो खुलवा नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है खलीजी ममालिक के लिए, और खलीजी ममालिक इस आबनाए हरमज को खुलवाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि जनाब इसको खुलवाएं, आपने लड़ाई की है तो ये बंद हो गई है। तो ये बड़ी सुबकी और शर्मिंदगी की बात है अमेरिका की कि वो अब तक इसको नहीं खुलवा पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना धमकियां लगाता है लेकिन खुलवा नहीं पा रहा। माजी में ईरान के ड्रोन्स को या मिसाइलों को जो आग का दरिया अबूर करके जाना पड़ता था इसराइल तक, अब सूरत हाल वैसी नहीं है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डैमेज किया है, मुकम्मल तौर पर तो नहीं कर पाए लेकिन काफ़ी डैमेज किया है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को जो मशरिक़ वस्ता में लगाया गया था अमेरिका की जानिब से और इसराइल के पास भी था। तो अब जो है वो ईरान के लिए मुश्किलात उतनी नहीं है। अब वो अपने महंगे और वज़नी हथियार इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। तादाद कम है लेकिन ये हथियार ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो अरब ममालिक पे है। अरब ममालिक पे अमेरिका, इसराइल लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़ाई का हिस्सा बन जाएं, लेकिन अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। देखिए, इस जंग में उतरने से उनको ज़्यादा नुकसान होगा। अरब जब इस जंग में उतरेंगे तो दिफाई निज़ाम तो तकरीबन ख़राब हो चुके हैं और वो इतना फंक्शनल नहीं है। तो ईरान फिर अरबों के साथ जब लड़ाई में उतरेगा तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। इसमें जो जितना कीमती है उसका उतना नुकसान होगा। यानी अरब ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने बड़ी शानदार चीज़ें बनाई हुई हैं। ईरान जो है वो उतना तरक्की याफ्ता नहीं है, उतनी शानदार चीज़ें नहीं बनाई हुई। फिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया एक दिफाई नुक्ता नज़र से, क्योंकि वो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ लड़ाई में है, सर जंग में है। जबकि अरब ममालिक ने अपने आप को डेवलप किया था सिर्फ तरक्याती नुक्ता नज़र से, तो उनका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। ये आपस में लड़ेंगे तो मगरबी ममालिक इन्हें महंगे हथियार बेचेंगे, उनका तो मुनाफा होगा ना, लेकिन नुकसान किसका होगा? मिडिल ईस्ट का, ईरान का। और दूसरा, ये जो अरब ममालिक हैं ये ईरान की मजबूरी भी समझते हैं और ख़ुद भी कुछ हद तक ये मजबूर है। अमरीकी हैरान है कि ये अभी तक जंग में उतरे क्यों नहीं है। उनका अंदाज़ा गलत साबित हो गया। देखिए, एक शिया सुन्नी डिवाइड तो है अरब ममालिक में और ईरान के अंदर। तो अमेरिका इससे फ़ायदा भी उठाना चाहता था, इसराइल भी इससे फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया
तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ये कमजोर पड़ गई, बल्कि खत्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। यानी अभी कोई शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। अगर ईरान किसी जगह पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाता है तो अरब ममालिक में लोग खुश होते हैं। अरब शहरी भी बाद औक़ात वीडियोज ऐसी हैं कि वो खुश होते हैं। तो ये बात भी अमेरिका के लिए हैरानकुन है, और अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल से भी उनको बचना है। ईरान कहता है जी हम तो सिर्फ वहाँ मारते हैं जहाँ से हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। हम अमरीकी असासों को निशाना बनाते हैं अरब ममालिक में और इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम अरब भाइयों को कुछ भी नहीं कहते, वो बार बार भाई कह के मुखातिब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस दबाव को जो लगातार अरब मुल्कों के ऊपर आ रहा है उसको टैकल भी करना है। तो दबाव को टैकल करने के लिए रोजाना एक आधा अरब मुल्क एक वार्निंग जारी कर देता है। पहले सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की थी, अब कतर ने वार्निंग जारी कर दी है और उन्होंने कहा जी कतर मुज़ाकरात पर यकीन रखता है मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान लगातार अटैक कर रहा है। जो अमरीकी एसेट्स हैं इस खित्ते के अंदर या अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है और अमेरिकन को वापस जाना पड़ा। ये एक शिकस्त है, ये शिकस्त नहीं है तो और क्या है, अमेरिकन खुद इसको मान रहे हैं। एक और चीज नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पे जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने फौजियों से कहा, और बड़ी खुशी खुशी बता रहा था, लोग हंस रहे थे कि ये जहाज काबू करने चाहिए था, हमने 46 जहाज डुबो दिए ईरान के। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, पता नहीं दावा ठीक है या नहीं। वो तो पाकिस्तानी तैयारे भी 6 से बढ़ा के 11 तक ले गया था। जो हमने इंडिया के गिराए थे वो 6 से 11 तक ले जा सकता है। जो पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए तो अपने कहां तक ले जाएगा इसका तो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गेम उठाई हुई थी, लोग हंस रहे थे कि 46 हमने उनके जहाज डुबो दिए। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जहाज क्या इतने खराब थे? उन्होंने कहा नहीं बड़े अच्छे जहाज थे। तो मैंने कहा कि हमें उन्हें काबू करना चाहिए था, हमारे काम आते, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए था जहाज़ों को, हमें उन्हें अपने काबू में लेना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, डुबोने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा फन है, ज्यादा मजा